चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किया गया है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त। क्वेश्चन आता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन? तो विशाखदत्त। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशद जानकारी मिलती है। उसके बाद कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसमें क्या चीज का वर्णन है? तो शासन संबंधी सिद्धांतों का वर्णन, राजा की राजनीतिक और आर्थिक नीतियों का वर्णन है। इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सब क्वेश्चन आता है। मैकियावेली मैकियावेली राइटर है, उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है द प्रिंस। द प्रिंस के लेखक कौन? तो मैकियावेली। और द प्रिंस की तुलना की गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण मैकियावेली का द प्रिंस पुस्तक है। ये सब क्वेश्चन आएगा। द प्रिंस के लेखक कौन है? तो मैकियावेली है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। पाटलिपुत्र में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी और चंद्रगुप्त मौर्य का राज दरबार पाटलिपुत्र में ही था। कहाँ पर? आज का देखे होंगे कुम्हरार पार्क है ना, कुम्हरार वही है। वो खंडहर कुम्हरार का जो है टूटा फूटा, वही चंद्रगुप्त मौर्य का राज दरबार था जो लकड़ी से निर्मित था। चंद्रगुप्त मौर्य का राज दरबार लकड़ी से बना हुआ है। सेल्यूकस, ध्यान देंगे, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के स्थल सेनापति सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में हराया था। सेल्यूकस कौन था? यूनानी राजदूत था। उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया और सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और 5 प्रांत दहेज में दे दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। गांधार, बलूचिस्तान, हेरात, मकरान, इस तरह से करके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिया था। किसको? सेल्यूकस को। इसका वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला शासक था जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत का एरिया कहाँ तक था? आप जरा गौर करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत का साम्राज्य विस्तार था पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूरब में ताम्रलिप्ति बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक। इतना बड़ा साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार राजा बना। बिंदुसार ने खास करके दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार फैलाया और भारत का सांस्कृतिक प्रवाह दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों तक किया और बहुत पैसा कमाया। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, वो खास युद्ध नहीं किया लेकिन व्यापार को साउथ ईस्ट एशियाई देशों में फैलाया। बिंदुसार की कई रानियां थी, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। कहा जाता है कि 360 रानियां थी, लेकिन ऐसा अतिशयोक्ति लग सकता है, लेकिन सैकड़ों रानियां जरूर थी बिंदुसार की, क्योंकि बिंदुसार का बेटा अशोक 100 भाई था। 100 भाई होने का मतलब क्या? कई बहनें भी होगी। इससे साबित होता है कि बिंदुसार की कई
पत्नियां रही होगी। बिंदुसार के बाद बिंदुसार का बेटा अशोक मौर्य शासक बना। अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार करके पटना के अगम कुइयां में डाल दिया, क्योंकि मौर्य दरबार के आगे ही क्या था, वो अगम कुआं, आज जो शीतला मंदिर है, आज भी वो कुआं का बहुत ही महत्व है। अशोक ने उस कुआं को खुदवाया था, अपने 99 भाइयों को उसने उसमें डाल दिया मार करके, और राजा बना। ऐसा वर्णन मिलता है। अशोक शुरू में आपको बड़ा क्रूर था, तभी तो उसने 99 भाइयों को कत्ल करके राजा बना। हिंसा में विश्वास करता था अशोक, और उसके पाकशाला में हजारों जानवर रोज काटे जाते। रणनीति उसके विजय का मुख्य प्रतीक था। अशोक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा। वो लड़ा कौन सा? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध। अशोक देखा कि कलिंग कलिंग को कहते हैं उड़ीसा। आज का जो उड़ीसा है ना, वो कलिंग। तो अशोक देखा कि हमारे दादा चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार, इन दोनों ने कलिंग को नहीं जीत पाया, मैं कलिंग को जरूर जीतूंगा। इसलिए अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, और 261 ईसा पूर्व में अशोक ने क्या किया, कलिंग के लाखों सैनिकों को हरा करके और कलिंग को जीता। कलिंग विजय के बाद अशोक जश्न मनाने लगा रण क्षेत्र में, लेकिन लाखों सैनिक से लेकर सिविलियन मारे गए थे उस रण क्षेत्र में, कलिंग युद्ध में। यह देख करके कि अशोक यहाँ जश्न मना रहा है धरती का विजय का, एक बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त आता है और देखता है कि कलिंग युद्ध में इतने सारे लोग मारे गए, इतने बच्चे अनाथ हो गए, बहुतों का पति मर गया, बहुतों का बेटा गुजर गया युद्ध में। ऐसे घड़ी में बहुत सारे लोग अपने अपने मृतक शरीर को लेने के लिए वहाँ रो रहा है, चिल्ला रहा है। यह दृश्य देख करके उपगुप्त ने अशोक को लताड़ा, उसे समझाया कि अशोक ये क्या कर रहे हो, तुम जश्न मना रहे हो? कि हाँ, आज हमने कलिंग को जीत लिया। तो उपगुप्त बताता है अशोक को कि अशोक, कलिंग युद्ध में हार तुम्हारी हुई है, कलिंग वासियों की हार नहीं हुई है। कलिंग को कोई नहीं जीत सकता। तो अशोक बहुत गुस्सा जाता है, उपगुप्त पर तलवार चलाने के लिए कहता है, लेकिन उपगुप्त उसे डांटता है, बोलता है कि जीतना किसे कहते हैं, तुम राजा हो, राजा का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि प्रजा का दिल जीत कर रहे। अगर तुम कलिंग वासियों का दिल जीत कर दिखाओ, तभी तुम कलिंग का विजेता कहलाओगे, अन्यथा कलिंग के लोगों को मार देने से कलिंग पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अगर जीतना ही है तो जिस परिवार के लोग इसमें मारे गए हैं, उस परिवार का जाकर तुम हाल चाल लो, उससे दिल से कहो कि तुम मुझे पसंद करो, तो तुझे बोटी बोटी नोच देगा। यह कह करके उपगुप्त चल दिया। अशोक को ये हंट कर गया उसकी ये बात कि प्रजा का दिल जीतना राजा का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। अशोक मरमाहत हो जाता है, उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, और तलवार फेंक करके उपगुप्त के पीछे पीछे चल देता है। उपगुप्त को रोकता है, उपगुप्त रुको रुको, वो नहीं रुकता है, फिर भी आगे बढ़कर पाँव पकड़ कर उससे माफी मांगता है, और बौद्ध धर्म की दीक्षा उससे ले लेता है, और संकल्प लेता है कि आज के बाद मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, और उसने युद्ध न करने की नीति अपना ली, हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपना लेता है। और वही अशोक कलिंग युद्ध के बाद
प्रजा की भलाई के लिए इतना सारा काम करता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए घूम घूम करके प्रचार करने के लिए धर्म महामात्र धर्म अधिकारी को बहाल किया, अपने परिवार के सदस्यों को विश्व में भेजा धर्म प्रचार करने, और इतने सारे काम करने के बाद अशोक महान कहलाया। वही अशोक 99 भाइयों का हत्यारा, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन होने के बाद वो क्या बन जाता है, महान हो गया। ये सब तो देखा आपने। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का प्रथम शासक, उसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद मौर्य वंश का पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि अशोक युद्ध न करने की नीति जब अपना लिया तो स्वाभाविक था सैनिक शक्ति कमजोर हो गया होगा। धीरे धीरे अशोक के बाद मौर्य राजा कमजोर आने लगा और इसका लाभ उठाया विदेशी आक्रांतकारी दूसरे राज्य के शासकों ने, और धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। यहाँ तक आपने देखा। आगे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो ध्यान देंगे, है ना। ये सब आपको नहीं पढ़ना है, हाई लेवल का है, क्योंकि कंपटीशन का जीके भी है। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बताएंगे। नेक्स्ट पेज देखिए आप। नेक्स्ट पेज देखें। चंद्रगुप्त मौर्य इतना बड़ा साम्राज्य निर्माता था, अंत में वो जैन धर्म को अपना लेता है। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लेता है और अपने जीवन का अंतिम समय साउथ में जाकर बिताया। कहाँ? श्रवणबेलगोला में। कैसे? उपवास पद्धति के द्वारा। जैन धर्म में उपवास को बोलते हैं संलेखना विधि, है ना, यानी बिना कुछ खाए पिए प्राण त्याग देना। तो चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय कहाँ बिताया? श्रवणबेलगोला में, और उपवास करके अपना प्राण त्यागा। ये क्वेश्चन कई बार आया। मौर्य काल में भूमि मापने वाला अधिकारी जो होता था, किसानों का जो भूमि मापने वाला अधिकारी होता था, उसको क्या कहा जाता था? राजू, राजू या रज्जू, है ना। अशोक का जो भी शिलालेख मिला है पत्थरों पर, वो किस भाषा और लिपि में? तो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। सारनाथ का स्तंभ का निर्माण अशोक ने किया। सिक्के पर देखा होगा अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है ना, जो वाराणसी के सारनाथ से लिया गया है। तो सारनाथ, वाराणसी में सारनाथ स्तंभ जो है उसका निर्माण कौन करवाया था? अशोक ने करवाया। अभिलेखों के माध्यम से, पत्थरों पर अभिलेखों के माध्यम से शासनाध्यक्ष जारी करने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन? अशोक। अशोक पहला शासक था जो अपना शासनादेश अभिलेखों के माध्यम से लोगों तक पहुंचवाया। धर्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना अशोक के किस अभिलेख से है? पांचवें अभिलेख से। यानी अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति, ये अशोक के पांचवें अभिलेख से मिलता है ना। मौर्य काल में भूमि कर, यानी किसानों से भूमि कर लगान वसूल करने का अधिकारी कौन होता था? सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष क्या करता था? किसानों से लगान वसूल करता था। किस काल में? मौर्य काल में। सांची, मध्य प्रदेश में सांची बौद्ध स्तूप है। मध्य प्रदेश में सांची का बौद्ध स्तूप है, जिसका निर्माण कौन करवाया था? तो अशोक ने करवाया। तो सांची का बौद्ध स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। आइए, मौर्य राजाओं का राजकीय संबंध, मौर्य शासकों का राजकीय संबंध किस देश के साथ था? तो सीरिया और मिस्र। सीरिया और मिस्र के साथ मौर्यों का क्या था? व्यापारिक संबंध था, राजकीय संबंध था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, ध्यान दीजिए,
जब सेलुकस को 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, तो हराने के बाद सेलुकस अपनी बेटी से शादी करा देता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, बताया था। और एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज मौर्य दरबार में रहने के लिए आई और लंबे समय तक मेगास्थनीज मौर्य दरबार में रहा और उसने पूरे भारत का विवरण लिख डाला। जो विवरण लिखा, मेगास्थनीज ने भारत का विवरण लिखा एक किताब के रूप में, उसका नाम है इंडिका। क्वेश्चन आता है, इंडिका किसकी रचना? तो मेगास्थनीज की। इंडिका में किसका वर्णन मिलता है? तो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। आइए, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें गुप्तचर व्यवस्था माने क्या? CID का बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है। आइए, मौर्यकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र कौन था? तक्षशिला। ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त यानी मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तक्षशिला। तक्षशिला पाकिस्तान में उस समय विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं हुआ था, ये गुप्त काल में हुआ था। तो तक्षशिला क्या था? यूनिवर्सिटी था। कब? मौर्यों के समय। शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र। मेगास्थनीज ने इंडिका में भारतीय समाज को, मेगास्थनीज लंबे समय तक भारत में रहा और उसने भारत के समाज के बारे में इंडिका में लिखा कि भारत का समाज 7 श्रेणियों में बटा था। ये वर्णन मिलता है मेगास्थनीज के इंडिका में। भारतीय समाज का वर्णन कितने भागों में किया गया है? तो 7 भागों में। नेक्स्ट पेज आप देखेंगे और ये लास्ट पेज है मौर्य वंश का। अभी जितना हमने बताया ना, इसमें से मेन जो है टॉपिक, मेन जो क्वेश्चन आने वाला है, जो हमने बताया है, उसको आप जरूर याद रखेंगे। अशोक का ध्यान देंगे, इसको छोड़िए। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का एक साथ उल्लेख मिलता है जूनागढ़ के रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। भाग और बलि, भाग और बलि 2 टैक्स था। ये राजस्व के मुख्य स्रोत थे। किस काल में? मौर्य काल में। गुजरात में गिरनार पर्वत पर एक झील बनवाया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग युद्ध हुआ था, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से अभिलेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में विशद वर्णन मिलता है। और आगे देखिए, अंतिम मौर्य राजा कौन था? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक था कौन? बृहद्रथ। और प्रथम मौर्य शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी मिलती है रुद्रदामन की गिरनार अभिलेख से। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के काल में तक्षशिला का विद्रोह दमन किया था। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक भाषा से हुई है। मौर्यों के बाद भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर कौन आ गए? बैक्ट्रियन आ गए। मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ तो भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर बैक्ट्रियन, ये विदेशी आक्रांता था, उन लोगों का आक्रमण होता है। और आगे थोड़ा सा 2 लाइन और है। अमित घात कहा जाता है किसको? बिंदुसार को। बिंदुसार कौन था? अशोक का पिता और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। इसको अमित घात कहा जाता है। अमित घात का मतलब होता है दुश्मनों का सफाया करना। अशोक राज्यारोहण के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया था। तो आज हमने
मौर्य वंश के बारे में जो जानकारी दी है उसको आप डिटेल्स में देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, है ना। और अभी हमने जो एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बताया, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, फिर उत्तरी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपको भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में ये बताया, फिर मौर्य वंश के बारे में बताया। ये सब बार बार इसको रिपीट करते रहें, क्योंकि जो सुना हुआ चीज़ है उसको आप रिकॉर्डिंग में भी हम भेज रहे हैं, यूट्यूब से भी भेज दे रहे हैं, ताकि आप बार बार रिकॉर्डिंग को सुन करके आप अपने रिवाइज कर सकते हैं, है ना। और इसी के साथ मैं आज शॉर्ट में आज मैं ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट कल संडे है, कल संडे को क्लास नहीं लूँगा, है ना। मंडे को फिर 5 बजे से क्लास स्टार्ट होगी। तो आगे हम फिर बताएंगे डिटेल्स में गुप्त काल के बारे में, गुप्त वंश पर क्वेश्चन। देखिए कुछ आया था व्हाट्सएप पर कि हिस्ट्री में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। तो टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं सारे टॉपिक्स पढ़ना है। मुख्य टॉपिक है जो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, हम बोल दे रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है आपको, डिटेल्स, लॉन्ग शॉर्ट, लघुतरीय। वैदिक काल के बारे में पढ़ना है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, मगध का उत्थान के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है, गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है ना। उसके बाद आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। किस दक्षिण भारत के राज्य भी हैं, लेकिन ये पढ़ना है ना। और फिर आप चले जाए मेडाइवल में, तो आपको पढ़ना है मोहम्मद गोरी गजनबी वाला पढ़ना है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये पढ़ना है। मुगल वंश टोटली पढ़ना है। फिर आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। ये सब टॉपिक को पढ़ना है। लॉन्ग यात्रा है, अभी स्कूल खुल जाता है तो ऑफलाइन में भी आपको डिटेल्स पढ़ना है। अभी तो मैं शॉर्ट टाइम ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसी ये ऑब्जेक्टिव फिर दोबारा आपको बहुत नहीं मिलेगा। अभी नोट्स के साथ हम पढ़ा दे रहे हैं, इसको आप लोग घर में मेहनत करें जब तक कि स्कूल या कोचिंग खुल नहीं जाता है। चलिए तो आज यही तक एंड करते हैं। नेक्स्ट 2-3 घंटे के बाद फिर हम दूसरा टॉपिक ऑल साइंस या ज्योग्राफी का भी वीडियो बनाएंगे। अब कोशिश करते हैं कि मंडे ट्यूजडे तक हो सके बोर्ड पर लिख करके फिर बोर्ड पर मैं आके पढ़ाऊँ। बोर्ड बाज़ार में पूछा है 1000 रुपया में बोर्ड मिल रहा है, तो बोर्ड को किसी तरह से खरीदेंगे। उसके बाद अभी जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो अभी तो हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, घर से पैसे भी लगाना पड़ रहा है ना। तो बोर्ड पर भी पढ़ाएंगे 2 दिन के बाद। नेक्स्ट आगे पढ़ाएंगे हम गुप्त काल। चलिए तो इसी के साथ आज स्टॉप करते हैं। 1000 में है ऐसे ना, 1000 में बोर्ड मिल रहा है। हाँ तो मिल ही रहा है, बोलेंगे नहीं, बोलिएगा ना लगे 1000 मिलते मन आएगा तब। अभी 25 मिनट हुआ। हाँ तो हो गए 20-25 मिनट, इतना से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। पॉकेट के 3 गो बच्चे आए थे खाली, तीनों गया था ना। हाँ। वीडियो में पढ़ता